आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी। रऊफ क्लासा जैसा कि आप जानते हैं कि वो चाइना के दौरे पर है। वज़ीर आज़म के हमरा दौरा मुकम्मल हो गया है। कल इंशाल्लाह रऊफ क्लासा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। नाजरीन, हफ्ते की रात उन लोगों के लिए वो रात किसी अजाब से कम नहीं थी जो लाहौर की पुरानी अनारकली में वाक़े फूड स्ट्रीट में अपनी फैमिलीज के साथ खाना खाने गए थे कि अचानक से वहां पर धमाका हो गया और कई लोगों की जिंदगियां खत्म और कई खानदान उजड़ गए। जिस मुल्क में इंसान सैर तफरी में खुद को महफूज ना समझे, दहशतगर्दी का खौफ हर वक्त सरों पर सवार रहता हो, वहाँ आवाम कैसे पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हैं। पंजाब जहाँ दूसरे सूबों की निस्बत दहशतगर्दी बम धमाकों की शरह यहाँ पर निस्बतन कम है, वहाँ इस तरह के धमाके करके दहशतगर्द आखिर पैगाम क्या देना चाहते हैं? क्या हम कभी दहशतगर्दी से पाक हो पाएंगे या अब लोग इस खौफ से घरों में ही कैद होकर रह जाएंगे? क्योंकि एजेंसियों ने मजीद पंजाब में हमलों की इत्तला दे दी है। दहशतगर्दी ने लाहौर का रुख कर लिया है। हालात इसके बाद क्या होंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के 5 रोज़ा दौरा चीन की, जो कि मुकम्मल हो गया है। इस दौरे में किन मुआहिदों पर दस्तखत हुए और चीन की दोस्ती अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिलकर क्या तामीराती काम करने वाली है, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इन खबरों पर बात करने से पहले काजी साहब से खबरें ले लेते हैं कि उनके पास आज क्या है। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये जो डील हुई है हमारी IMF के साथ, तो इसमें भी एक बड़ी डाइकॉटमी ऑफ ओपिनियन आई है। कल मैं कुछ आउटलेट्स पे देख रहा था कि इसे एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जो एक अचीवमेंट भी कह रहे हैं कुछ मीडिया पे आके लोग, और कुछ उनकी रिजर्वेशंस भी हैं, इसको भी देखेंगे। मगर आज एक डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने भी एक सवाल उठाया है एक रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि क्या कोई सीक्रेट डील भी हुई है रूपी को डी वैल्यू करने के ज़िम्मन में या नहीं। ये क्या बहस है, और उसकी वजह यह है कि ये स्टोरी इसलिए भी अहम है शाजिया कि कोई और अपोजिशन इस गवर्नमेंट को मिले ना मिले, इसकी अपोजिशन इकॉनमी ही होगी। तो इस पर बात करेंगे। आगाज़ में कराची की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी, और मैं एक देख रहा था कि कराची एक वेपन्स का गढ़ बन गया है। अच्छा, कराची में वेपन्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन लेके आ रहा है? अच्छा, फिर वेपन्स का जो तरीकाकार हमने देखा कि मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो इसका लाइसेंस लेने के क्या तरीके हैं, बड़ी बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं इसमें। और फिर ये कि ये इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, और ज़ाहिर है जब वेपन्स आते हैं तो इस्तेमाल क्यों होते हैं? ये शायद कोई नुमाइश के लिए तो नहीं होते। ये जितनी भत्ते की इंडस्ट्री है कराची में, जितनी अगवा बरए तावान की इंडस्ट्री है, ये उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इस हवाले से अगवा बरए तावान की एक बिल्कुल नई जेत निकल आई है, जो मैं कल एक मीडिया आउटलेट पे और भी देख रहा था, और आप बड़ी अजीब सी बात है, उस पर बात करेंगे। और फिर शाजिया, ये जो अगला हफ्ता आ रहा है पीपल्स पार्टी के लिए खासा भारी है। तमाम केसेस जो हैं इस हफ्ते लगे हुए हैं, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर, दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके केसेस हैं। उसके बाद वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो कौन कौन से केसेस हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं, उस पर बात करेंगे। और एक और दिलचस्प खबर इंटरनेशनल, जो 2 अहम खबरें मैंने आज रखी हैं कि स्नोडेन जो है, जो विसल ब्लोअर जिसे आप कह रहे हैं, उसको वेनेजुएला, निकारागुआ और उसने एवो मोरालेस जो हैं बोलीविया के, उन्होंने उसको असाइलम की पेशकश की है। अब आपको याद होगा कि बदसलूकी की थी सदर एवो मोरालेस से यूरोप में, जब उनके जहाज को रोक लिया गया और सारा, तो उन्होंने वापस स्लैप किया है, वापस उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो हमारे मुल्क में आ जाए और हम उसको देंगे। मगर मसला ये है कि वो आएगा कैसे, क्योंकि बीच में US एयर स्पेस भी आती है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बात करूँगा मिस्र की। एक तो मिस्र में दोबारा से लोग बाहर आ गए, आपको पता है, और आज भी अल तहरीर स्क्वायर में खड़े। मगर मैं आज बात करूंगा कि आखिर असल में लड़ाई क्या थी, और जो सिसी हैं, अल सिसी, अब्दुल फतेह अल सिसी, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका क्या नज़ा हुआ, क्या झगड़ा हुआ, और उन्होंने जाके मुर्सी को जाके क्या कहा कि क्यों वो स्टेप डाउन कर जाएं। तो इसके अंदर एक कहानी वो है कि अवाम तंग है, वो अलग कहानी है, मगर रियासत के अंदर इनका क्या टकराव था, और ये कहानी अब आगे कैसे जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैसा बात कर लेते हैं जो अनारकली में हफ्ते की रात को धमाका हुआ, 5 अफराद उसमें हलाक हो गए, कई अफराद जख्मी भी। इस पर बात करने से पहले हम अपनी ताज़ा तरीन अपडेट जो है हमारे नुमाइंदे सलीम शेख हैं उनसे ले लेते हैं। सलीम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने जख्मी हैं इसमें, उनकी हालत कैसी है, किन किन अस्पतालों में वो ज़ेरे इलाज है? जी, मजमूई तौर पर 47 अफराद जो है जख्मी हुए थे, और ज्यादातर जो जख्मी है वो मियो हॉस्पिटल लाहौर में लेकर आए गए थे, जबकि गंगाराम और सर्विसेज में भी जख्मियों को लेकर जाया गया था। 37 जख्मी जो है मियो अस्पताल में जेर इलाज हैं, 6 जख्मी सर्विसेज अस्पताल में और 5 जख्मी गंगाराम में जेर इलाज है। इनमें मियो अस्पताल में जो जख्मी है उनमें 2 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है, और बाकी तकरीबन स्टेबल है। और डॉक्टरों का ये कहना है कि आज से जो है डिस्चार्ज का अमल शुरू कर दिया जाएगा।
और इसके अलावा जो 5 जांबाज अफराद हुए थे उनकी लाशें उनके उर्सा के हवाले कर दी गई थी। और अच्छा ये बताइए सलीम, मैं एक और बात सुन रहा था कि एक कोई लोकल जहत की तरफ भी कुछ मीडिया आउटलेट इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं जुआ होता था, किसी गुज्जर का नाम भी आ रहा था और ये बता रहे थे कि ये धमाका लोगों को मारने के लिए नहीं था बल्कि स्केयर अवे करने के लिए था। और क्या इसकी कोई लोकल या कब्जे की कोई डायमेंशन भी हो सकती है? मैंने सुना है कुछ इस बारे में, कुछ कंफर्म रिपोर्ट सुनी है, आपके पास क्या है इस ज़मन में? जी काजी साहब, अभी तक जो है जो कंफर्म इत्तलात नहीं है, ये बात बिल्कुल सामने आई है। इसी तरह माजी में भी जो है गड़ी शो के करीब जो है फूड्स, ये जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर भी इस तरह के धमाके हुए थे। वहाँ पर भी जो है कुछ इस किस्म की इत्तलात थी कि कुछ लोग जो है वो डेट पॉइंट्स करार दी जाती थी और इसलिए उनको डराने के लिए जो है यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए थे। और यहाँ भी जो है जो जुए की जो है इत्तलात आई हैं और इस इत्तलात की वजह से जो है ना सिर्फ डराने के लिए धमाका किया गया, लेकिन ये धमाका इतना खौफनाक था कि वो। अच्छा सलीम ये बताइए, एक और बड़ी खबर बड़ी शादी अहम आई थी कुछ दिन पहले, लाहौर में पहली दफा एक रेस्टोरेंट पे गोलियां मारी गई और पहले कुछ 1 महीना पहले उनसे भत्ता मांगा गया था, लोगों ने एहतजाज भी इस पे किया था। ये जो सूरत हाल बढ़ रही है यहाँ पे, शेख साहब ये बताइए कि ये कराची की तरह तो नहीं हम खुदा ना खास्ता चल पड़े? देखिए अब ये यहाँ जो भत्ते की भी आ रही है इत्तलात और सरेआम फायरिंग भी हो रही है और जो किराए के जो लोग हैं वो भी इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। ये सारी जो सूरत हाल होती जा रही है उससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो लाहौर जो पुरअमन था और तकरीबन 1 साल बाद जो है यहाँ पर धमाका हुआ है, तो उससे तो जाहिर है ये लगता है कि कराची की तरह की जो दो बातें और हैं। कहा जा रहा है काजी साहब कि 80 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन अफराद को कहां से गिरफ्तार किया गया? क्या कुछ उनसे तफ्तीश के बाद उनसे कुछ पता चल सका? नहीं शादी इस तरह है कि जब भी कोई इस किस्म की वारदात होती है उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आ जाती है और फिर जो इर्द गिर्द के इलाके, ये खानापुरी है सलीम साहब, ये खानापुरी है या कोई इसमें कुछ पता चला है? नहीं, अभी तक काजी साहब कोई भी जो असल शख्स है उसके बारे में अभी तक पुलिस को नहीं पता चला है और अगर शायद पता भी चला हो तो वो इत्तला नहीं दे रही है कि अगर इसके पीछे जो सही अनासर हैं उनका उन तक पहुंचना चाह रही हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई इस किस्म की वारदात होती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर। अच्छा ये जो एजेंसीज कह रही हैं कि जी मजीद हो सकता है, इस बारे में आपके पास क्या है, किस बुनियाद पे ये हमें इस तरह से ये वार्न कर रहे हैं? देखें काजी साहब, एजेंसीज की जो इत्तलात हैं वो हर वक्त रोजाना की बुनियाद पर आती रहती हैं, लेटर्स जारी होते रहते हैं, महकमा दाखिला जो है अपनी कार्रवाई पूरी करता रहता है और इत्तलात देता रहता है और इस सिलसिले में नहीं तो इन इत्तलात के बाद सिक्योरिटी का कुछ खास इंतजाम, कुछ अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए कोई खास पॉलिसी इन इत्तलात के बाद? नहीं, अमन अमान बेहतर बनाने के लिए या सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए ऐसा खास इंतजाम नहीं किए जाते। ताहम जब हाई वैल्यू टारगेट लोगों की कोई लेटर जारी होता है तो फिर उस सिलसिले में उनकी सिक्योरिटी ताहम बढ़ा दी जाती है। अब पिछले दिनों जो है वो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के हवाले से जब खतूत जारी किए गए तो फिर उनके सिक्योरिटी प्लान तो तब्दील कर दिए गए, लेकिन जो आम शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म के इंतजाम। अच्छा सलीम शेख, जो कल हम एक्टिविटी देख रहे थे पुलिस की, बहुत ज्यादा जो है नाके भी थे, होल्ड अप भी था, तो कुछ मुझे लगता है कि जैसे कुछ एक्टिविटी नजर आई थी कल हमें। सब बात वही है कि जब भी कोई इस किस्म की वारदात होती है तो उसके बाद पुलिस जो है वो जाग जाती है और फिर जो आम शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई नाका लगाया जाता है तो उसमें पुलिस की जो कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा कि वो 2 से ज्यादा अफराद जो बैठे होते हैं मोटरसाइकिल पर या 2 भी अगर बैठे हो तो उनको रोक कर उनकी चेकिंग की जाए। और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों के पास या तो गाड़ी के कागजात नहीं होते या लाइसेंस वगैरह ऐसे लोगों को रोका जाता है। बिल्कुल सही। कर तो फिर अपनी जो है ना आमदनी इकट्ठी की जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अनारकली का जो धमाका है ये वज़ीर आज़म के दौरा चीन का रद्द अमल भी हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के
बाद खुशामदीद। कैसा आपको लगता है कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन, शहबाज शरीफ गए वहाँ पर, उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है? कुछ भी कहा जा सकता है। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने जो पोस्टर लिए थे कि जी हम इनसे बात करेंगे, और यहाँ पे एक लोग भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि जंग को जंग के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, और बात भी करें, लेकिन बात करने से ज़्यादा तो हमारा ख्याल तो ये है कि आप वहाँ सोशल डेवलपमेंट करें, आइसोलेट करें इन लोगों को और रेट बहाल करें। 12 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, आर्मी चीफ साहब सियासतदानों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। हाँ जी, निसार अली खान साहब के आज मैं देख रहा था, उन्होंने सब लोगों को बुलाया। ये कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हो चुकी हैं। देखिए, अगर आप अंडरलाइंग काजेज रिमूव नहीं करते, जब आप एक बीमारी की जो देखें, ये जो होती है ना सिक्योरिटी पकड़ लेना, ये ऐसी ही है जैसे आप इलाज ऐसे करते हैं जैसे सिम्टम्स का, अलामतों का इलाज दो तरह के होते हैं जब इंसान बीमार होता है। एक तो फौरी तौर पर उसकी अलामत रिमूव कर दें, लेकिन अगर आप अलामत रिमूव भी कर दें तो अंदर रियल काज, इटियोलॉजी जिसे उसे कहते हैं, वो मौजूद रहती है। अब आप उसको अगर रिमूव नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में, और ये जो जगह है इससे मेरी बड़ी एसोसिएशन, ये जहाँ पे धमाका हुआ, हम भी यूएन हॉल में रहते थे। ये सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है कि मैं आज देख रहा था सब स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए होते हैं, और यहाँ वो ज़माना इस तरह था कि वहाँ बहसें होती थी, अदबी बहसें हो रही होती थी, नज़रियाती बहसें थी, कोल्ड वार हो रही थी उस वक्त, रूस और अमेरिका की जो है वो बहस और जंग जो है वो जारी थी, और वो उसका एक अजीब कल्चरल इसका था, और इसकी बड़ी यादें हमारी वाबस्ता है। एक मुझे याद ख़ास तौर पे जो मुझे बड़ी हंसी आती है, हमारे कुलीग थे जो पढ़ाते भी थे बाद, तो वहाँ बहसें हो रही थी, तो खालिद मलिक नाम था उनका, बड़े जल्दी अल्लाह ने उनको बुला लिया अपने पास। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि मलिक साहब ये बताएं, ये जहालत गुर्बत की वजह से होती है या गुर्बत जहालत की वजह से होती है? तो कहने लगे जी सवाल तो बड़ा अहम है, मगर अब मुझे पहले आप ये बताएं, ये सवाल आपने गुर्बत की वजह से पूछा है या जहालत की वजह से पूछा है? अच्छा, ये एक यादें हैं, और एक पूरा एक दौर और लोग थे, और अभी भी जितने हॉस्टल्स हैं इर्द गिर्द, हमें कभी तो फिर इस कल्चर से दूर करने की साजिश है लोगों की। बिल्कुल, ये देखे ना, जिस तरह भी ये आऊंगा मैं अपनी स्टोरी पे, वेपनाइजेशन जो है, ये वेपन्स कहाँ से आए, कहाँ बैठ के आप पॉलिसियां गलत करते हैं, एक हुक्मरान फैसला गलत करते हैं तारीख में तो सदियों आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये कहाँ से शुरू हुए थे धमाके? मैं बार बार इसलिए बात कहता हूँ, और आज हम इनसे कैसे निकल सकते हैं ये भी लोग जानना चाहते हैं। मगर वो छोटी सी बच्ची देखें जो आइसक्रीम खाने के लिए गई, और उसके बाद वो स्टूडेंट जो था अमाद, या क्या नाम था उसका, वो बेचारा वहाँ पे, मुझे उस स्टूडेंट्स के हवाले से मुझे फिर वो अपना सारा ज़माना तालिब इल्मी याद आया। वहाँ पे हम गीत सुनते थे, जाके फरमाइश करते थे कि जी वाह। तो ये लोगों के दिलों में अब खौफ रहेगा। ये वो जगह है जो हमारे कल्चर, हमारी सकाफत का एक मदर थी, जहाँ पे हमारी तरबियत की इस जगह। और आज क्या है, आज हम कहते हैं बच्चों को, अब क्या होगा? बलूचिस्तान लिबरेशन टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, कहते हैं बलूचिस्तान में आप जो हमारा हाल कर रहे हैं हम उसका बदला ले रहे हैं। भाई, क्या उस छोटी बच्ची ने उनका ये हाल किया था, या उस तालिब इल्म ने उनका ये हाल किया था? भाई, अगर आपकी लड़ाई है, अगर आप वाकई मर्दाना वार लड़ने पे यकीन रखते हैं तो उनसे जाके लड़े ना। जो हैं, इन बच्चों ने क्या किया? उधर भी बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो हजारा के बच्चे हों, चाहे वो बलोचों के बच्चे हों, चाहे पख्तून। तो बेसिकली मुझे लगता है कि तुम ये सारे लड़ने वालों की दुश्मनी इन फूल जैसे बच्चों से है, और ये खुद जो है, ये बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यकीनन दहशतगर्दी का जो ये नासूर है ख़त्म होना चाहिए हमारे मुआशरे से, तभी हम तरक्की जो है वो कर सकते हैं। कैसा वज़ीर आज़म का 5 रोज़ा दौरा चीन, क्लासेस आप कल आएंगे, सही डिटेल्स हम उनसे लेंगे। ज़ाहिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ पे उन्होंने अटेंड की हैं। यकीनन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी शायद वो हमारे पास नहीं हो। अब दोस्ती का हक अदा किया है शहबाज शरीफ कहते हैं चीन ने, तो क्या वाकई अब पंजाब में उस तरह के मंसूबे शुरू होंगे? तवानाई का पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब के भी कुछ ज्यादा मंसूबे हैं जो वहाँ पे शुरू किए गए। पूरे पाकिस्तान में तो तवानाई का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया, लेकिन पंजाब में दूसरे मंसूबे शुरू किए गए हैं। ट्रेन का मंसूबा शुरू किया गया है, अंडरग्राउंड बस जो है उसका मंसूबा शुरू किया गया। तो एक कामयाब दौरा कह सकते हैं इसको? देखिए, कामयाब दौरा तो हम यकीनन कहें जब इसके समरात सामने आएंगे, मगर जो 2-3 अहम बातें इसमें हुई हैं, एक तो ख़ास एक कंपनी है, उसके वो हेड से मिले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, उनसे नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पे पिल फ्रिज और थेफ्ट के बारे में पूछा कि जी चोरी चकारी को हम कैसे रोकें। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा जी कि हम अपना एक सेल खास तौर पर चाइना के इन मनसूबों को मॉनिटर करने के लिए हम एक सेल बना लेंगे। मगर बात यह है कि आज ही साथ ही खबर छपी हुई है, ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे हैं कि हम जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर है उसका तो हम रिवाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज का मतलब ये कि बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर, आम कंज्यूमर के लिए बढ़ाएंगे या नहीं, ईद के यानी रमज़ान के फौरन बाद बढ़ा देंगे कीमतें, या कब बढ़ाएंगे, ये अभी उन्होंने डिसाइड करना है। तो 5 रुपए का फ़र्क है अभी तक, और 5 रुपए उन्होंने और स्लैब करने हैं। बात यह है कि जो पिल फ्रिज और चोरी है, पहली बात तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत को ये करनी चाहिए कि ये पहले मुआहदे रिविजिट करे जिसको ये नहीं कर रही।
चुप करके हम आंखें बंद कर, ये मुआहदे किए हमने मुआहदे करते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में हुए, कुछ बाद में हुए, कुछ पहले में हुए, और चुप करके पैसे हम पकड़ा देते हैं। क्या वाकई इतना फर्क है? क्या उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है? क्योंकि जिस तरह से कल कौन क्लेम कर रहा था, कोई इंपॉर्टेंट आदमी था, मुझे अभी याद आ जाएगा, मगर फिगर मुझे याद रह गई। उन्होंने कहा जी इतने पिछले 10 वर्षों में हमने 1000 अरब रुपया फालतू इनको अदा किया है चाइना ने बिजली बनाने वालों को। हाँ, अच्छा, इस हवाले से और पिछले 5 सालों में 1500 अरब रुपए की हमने सब्सिडी जो है वो इनको दी है। ये जो उनका दौर गुजरा है, तो उसको रिविजिट करें। चोरी मेरे ख्याल में नीचे भी है कि ये जो आमतौर पे बिजली के बिल नहीं देते, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आम तबका तो देता है काजी साहब, गरीब तबका तो देता है। उनके घर अगर एक पंखा भी चलता है तब भी उनको हज़ारों रुपए बिल आता है, तब भी वो बिल अदा करते हैं। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि वो बिजली आती है 12 घंटे। अगर आप ये भी अगर किसी दिन हम एनालिसिस करें, या अपने किसी रिपोर्टर से कहें कि इसका एनालिसिस करें कि जब ये बिजली, जब से ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हुई है मुशर्रफ दौर के जाने के बाद और पीपल्स पार्टी में, तो अब बिलों को देखें और बिजली आने के वक्त को देखें, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर बन अच्छा, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि पहले दौरे का इंतखाब वज़ीर आज़म ने चाइना का ही क्यों किया? देखिए जी, चाइना बहुत अहम अलाई है हमारा, बहुत अहम अलाई है, हमारे करीब है, रीजनल पावर है और सुपर पावर है। क्वाइट रिसेंटली उसने ओवरटेक किया जापान को। जापान दूसरी बड़ी मैशियत हुआ करती थी दुनिया की अमेरिका के बाद। अब चीन दूसरी बड़ी मैशियत है। और दूसरी बात यह कि चीन की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है, और वो ये कि ये वायद या चंद मुल्कों में है कि जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। किसी मुल्क का इसने कर्जा नहीं देना, या बहुत कम देना है, अगर है देना भी है किसी इदारे का, तो इसके पास बड़ी एक्स्ट्रा। चीन वाहिद दुनिया की ताकत है जो कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मसला है। इन्वेस्टमेंट आप जहां भी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना मफाद होता है। आप मेरी या किसी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो 1 रुपया अगर आप लगाते हैं तो वहां से आपने 1.5 रुपया वापस लेके जाना होता है। तो इस बात को भी हमें नजर रखना चाहिए कि दोस्ती की बात, और अपनी दोस्ती क्या होती है, ये कोई कलमी दोस्ती तो है नहीं। मुल्कों के माबैन जो दोस्ती होती है वो इंटरेस्ट और मफादात की दोस्ती होती है। हम बड़े अहम हैं अपनी इस लोकेशन और पोजीशन के हवाले से, बड़े अहम हैं। और उसके बाद ये है कि साथ इंडिया उसका राइवल है यहाँ पे, और इंडिया को अमेरिका ने खड़ा करने की कोशिश की, मगर वो शायद खड़ा ना हो सके। मगर अहम बात शाजिया ये है, अहम बात यह है कि जो इनकी जो एक खास बात थी कि इनकी जो ग्रोथ रेट थे 11-12% पे चाइना ग्रो करता था, 8-9% पे इंडिया ग्रो कर रहा था। डेंजरस ये बात है कि इनके ग्रोथ रेट बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए। और अब बातें ये हो रही हैं, और मैं कुछ रिपोर्ट्स ये देख रहा था कि अब जिस तरह पिछले साल फरवरी में गालबन तारीख इंसानी की सबसे बड़ी जो हड़ताल थी वो इंडिया में हुई थी। 10 करोड़ वर्कर्स ने काम छोड़ दिया था, और उसकी अहम बात यह थी कि उसमें मुख्तलिफ पार्टियों की ट्रेड यूनियंस थी। उन सब ने अपनी पार्टियों की बात नहीं मानी, और वो उन्होंने अब ये कहा जा रहा है कि जो अनरेस्ट है पूरी दुनिया में इस गुर्बत और मैशत की बायस, वो उसका अगला निशाना इंडिया या ये रीजन भी हो सकता है। फिर साथ हम भी उनके करीब हैं। अगर हमने ये मामला ठीक ना किए, हम तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया का कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं है, उसके पास भी फॉरेन एक्सचेंज, और इंडिया में शायद तवानाई का बहरान भी वैसा नहीं है जैसे होती है लोड शेडिंग, लेकिन ऐसी इस तरह नहीं होता ऐसा। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके ग्रोथ रेट की, जो उसकी 30-35 करोड़ की मिडिल क्लास है, उस पर हिट आ रही है। ये जो अन्ना हजारे की मूवमेंट निकली थी, हाँ जी। या उसके बाद जो उस एक बच्ची के रेप पे एक सरापा गुस्सा बन के लोग बाहर आए थे। तो बेसिकली जब इस तरह लोग बाहर आने शुरू हो जाएं तो इससे हम समझ जाना चाहिए, छोटी सी वजह ही बनती है। सियाने हुक्मरान समझ जाते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड एंगर है, वो नफरत है जो इकट्ठी कर दी आपके इक़दामात ने, तो वो फिर एक्सप्लोड कर जाती है। तो खैर बात चाइना से शुरू हुई थी, तो चाइना पे तरफ वापस आते हैं। तो अब अगर वो आके यहाँ अब देखेंगे, अब बुलेट ट्रेन है मिसाल के तौर पर, अब ये वही PMLN का वही पैटर्न है जो मेगा प्रोजेक्ट्स इसके निकल, इसके फायदे भी बड़े। मैं समझता हूँ कि चलो इस मोटरवे से बड़ा लोगों को फायदा हुआ, अब बुलेट ट्रेन से भी यकीनन फायदा होगा, मगर अंडरग्राउंड ट्रेन चलेंगी। हाँ, लेकिन जो बुलेट चल रही है ना कराची में, जो लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ। उसको बुलेट ट्रेन से पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। और फिर जो है एक अनइवन डेवलपमेंट का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। मतलब आप किसी गांव में चले जाएं, आप गांव में जाएं तो आपको नजर आएगा, आपको केबल नजर आएगी, टीवी नजर आएगा, आपको मोबाइल फोन नजर आएगा, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होगी, साफ पानी नहीं है, तालीम नहीं है। तो ये जो है ना ऊपर इस तरह से आप फैला, ये तुर्की में भी जो एकदम अनरेस्ट हो गया था, उसकी भी यही वजह थी कि मेगा प्रोजेक्ट से ग्रोथ रेट आपने अचीव कर लिए। जी, वो बड़ी फ्रैजिल, बड़ी नाजुक सी तरक्की होती है, जरा सी स्विंग होती है वर्ल्ड मार्केट्स में तो आपके ग्रोथ रेट भी नीचे गिरते हैं, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है, और लोग कहते हैं भाई ये क्या, हम तो एकदम से गरीब हो गए। तो हम कह सकते हैं चाइना के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं मुल्क की मैशियत पर मस्बत बिल्कुल मस्बत है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होगा अगर घर को फिक्स नहीं करेंगे तो। कोई
बाहर से आके हमें फिक्स नहीं करेगा। ये जो चाइना की कंपनी के बारे में अच्छी बात है, उनके तजर्बे से हमें फायदा उठाना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब ने अच्छी बात की, उनके तजर्बे पूछा जाए उनसे, मगर करना तो घर में है कि हम पैसे कहां ज्यादा दे रहे हैं, क्या वाकई इतने का यूनिट है जितने का हम आवाम को बेच रहे हैं। और अगर हम ये चीजों को फिक्स नहीं करते तो इट्स ड्रैगिंग। मैं भी आऊंगा अपनी IMF की स्टोरी पे, और वो पिक्चर जो मतलब मैं उसमें कोई खुदा ना खास्ता मैं रेट नहीं करते, हम अहम लोगों को कोट करके ही बताएंगे कि ये फिगर्स हैं। तो जो तस्वीर 1-2 साल की बन रही है, अगर हमने इस पिलफरेज को ना रोका, इस चोरी या थेफ्ट को ना रोका, और यहाँ पे और फिर एक और बड़ा मसला है कि मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपया एलोकेट किया एक चीज के लिए, भाई 5 रुपया भी लगता है। मैं अभी आज चाइनीज किस तरह के इकदाम कर सकते हैं आपकी बिजली चोरी रोकने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? वो उनकी ऐसी भी कोई बात नहीं है ना। बेसिकली बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो लाइन लॉसेज हैं वो 6% से 1% पे लेके आए। अच्छा। तो जाहिर है उनके तजर्बे से हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए कि आप इसे 1% पे कैसे लेके आए। लेकिन जो हमें वो बताएंगे कि जी हम इस तरह से लेके आए थे, वो तो आपको घर में बैठ के करना है ना। उसके लिए इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, आपको रोकना है। और अगर हम यही देखेंगे कि ये बड़े बड़े कार्टल्स बैठे हुए हैं, इनकी पेमेंट हो रही है, नीचे काम कोई नहीं हो रहा, वहां पे टैक्स लग रहा है, तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। आपको वहां जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि 10-15 हज़ार जो है नोटिस जा रहे हैं, टैक्स के पैसे कलेक्शन की बात भी हो रही है। मगर वो जब हम IMF की स्टोरी पे आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे कि जी वो डील क्या है, वो डील हमें क्या देगी और हमें कहाँ लेके जाएगी। तो ये इशू है, आसान इशू नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए ये यहाँ चीनी वर्कर्स को अगवा भी किया जाता रहा, उनका खास तौर पर उन्होंने ये बात की। हाँ जी, उनको अब सिक्योरिटी उनकी ज्यादा करने के लिए बात की गई, उनकी सिक्योरिटी सख्त की जानी चाहिए। देखिए इसके बावजूद उनका रवैया हमारे साथ कितना पॉजिटिव रहा है। देखिए हमारी एक पॉजिटिव और नेगेटिव से आगे बढ़ के भी अगर बात करें तो एक तो उन्होंने खास तौर पे ये नुक्ता उठाया, और नवाज शरीफ सबको बात करनी पड़ी उससे, वो जो 10 सैया मारे गए जिसमें 4 चाइनीज भी थे। बिल्कुल। तो उससे उसका एक इशू सामने आया है, और वो इस बारे में वो वरीड भी हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए हमारी एक अपनी हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी अहम है, और सबसे अहम बात यह है कि उसकी नज़र बलूचिस्तान पे है। ना सिर्फ बलूचिस्तान के उन ज़खायर पे है, बल्कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा पैसेज है। तकरीबन हमारे नवाज से 40% जो है वो ट्रेड गुजर रही है। और साथ ये मेरे ख्याल में आप कुछ ब्रेक भी लेनी है, और ब्रेक के बाद काजी साहब की खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो चाइना के साथ हमारे मुआहदे हैं इस पर मजीद भी हम बात करेंगे जब कल स्टूडियो में हमारे साथ रऊफ क्लासर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काजी साहब, IMF की खबर है आपके पास कि जो डील हुई है हमारी उनके साथ, इसके असरात क्या होंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि ये बड़ा एक सेक्शन ऑफ द प्रेस से बड़ा हेल कर रहा है, हैट्स ऑफ टू इसाक डार साहब, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे ये ऐसा ही हो, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ माशी जो खुशहाली है इस पर हम पे भी सबकी बेहतरी है इसमें। लेकिन ये कि ये मामला क्या है, मगर इस पर मैंने एक बड़ी अहम रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि स्क्रिप्ट पुराना ही है। जब भी हम IMF के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट आती है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, जब पहले हमने 10, 12, 13 प्रोग्राम्स किए हैं IMF के साथ, तो पहले हम बताते हैं वो हमें बड़ी ब्रोकन गवर्नमेंट मिली थी, बहुत ब्रोकन बर्बाद मैशियत मिली थी। फिर ये है कि फिर आपको याद होगा कि शुरू दिनों में उन्होंने कहा था कि हम शायद IMF की तरफ ना जाएं और खुद से ही कर लें, लेकिन उससे अब फिर हमें जाना पड़ा। अब जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारे एक साबिक वजीर ख़जाना हुआ करते थे, मुशीर ख़जाना गलबन हुआ करते थे, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। तो उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि ये हमें बताएं कि क्या रुपी की वैल्यू के ज़िमन में भी कोई आपने मुआहिदा किया है कि जिसमें जो है उसको स्लाइड, उसकी जो अब रुपए में एकदम स्लाइड आई है, 1-1.5 रुपया गिरा है, और अभी और गिरने की बातें भी हो रही हैं, और अभी जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी हमारे प्रेशर आया। मगर एक इससे बढ़ के जो अहम बात है उसमें कहना उनका ये है कि जो CSF जो कोलिशन फंड हमें मिलता है लड़ाई वार ऑन टेरर के वजह से, 3G लाइसेंस ऑक्शन से हम पैसे ले आते हैं, ड्यूज़ कुछ हैं PTCL के वो भी अगर हम ले लेते हैं, और यूरो बॉन्ड की फ्लोटेशन से जो है चाइना में वो भी, तो इसके बावजूद गैप 3 बिलियन का, तो 7 बिलियन हम उनसे मांगेंगे। तो ये अच्छा, अब एक तो ये, और दूसरी ये कि जो उनसे अब हमारा मुआहिदा हुआ है वो ये है कि अभी ये हमने तो हमने जो पैसे लिए कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया, ये उसी के लिए ले रहे हैं। हाँ। उसी के लिए ले रहे हैं। और उसके बाद ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो आपस में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम उनसे, मगर उनका ये कहना है, इस रिपोर्ट के मैं आखिर में देख रहा था कि जी हम अभी उन्होंने जाके फैसला करना है,
टेस्ट उन्होंने अप्रूवल तो दे दिए कि ये कर लें, हमने कहा दी हम भी ये कर लेंगे। और बहुत इस बात ले दे भी हुई। नाजी साहब का कल कॉलम बड़ा इंटरेस्टिंग था 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि IMF को मुंह की खानी पड़ी। तो मुराद वो एक आयरॉनिक किस्म का उन्होंने लिखा था, एक तंजिया सा लिखा था कि जिसमें उनका कहना था कि हमने वो सारी बातें मान ली हैं। अब बातें मान लेना एक बात है, उन बातों पे अमल करना बड़ा मुश्किल है शायद। अच्छा, जब आप अमल करने जाएंगे तो ज़ाहिर के आएगा, हीट आएगी, नीचे हीट जाएगी, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं। अभी तक तो वो बता रहे हैं जी तैयार रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने जो कल एक बात की वो कि बहुत मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। तो मुश्किल फैसले जब हम यहाँ बहस करते होते हैं तो मुश्किल फैसले अवाम के खिलाफ ही ना हो, मुश्किल फैसले उन कार्टल्स के खिलाफ भी हों जो हमें यहाँ तक ले आए। सही, एक कॉल ले लेते हैं। काजी साहब आरिफ वाला से कॉलर हैं शबीर हुसैन। हेलो जी, वालेकुम सलाम। देखिए, जो मियां साहब कह रहे हैं कि IMF से कर्जा नहीं लेना था आज तो 3 साल पहले, अब कर्जा क्यों लिया है इन्होंने? ठीक है। दूसरा ये आप सोशल देखें, क्यों कार्डों के इतने पैसे जो उन्होंने कर दिए, टैक्स लगा दिए हैं, गरीब आदमी पे इतना लोड कर दिया, ये सही है? मुझे बताएं। IMF से कर्जा लेकर भी हजे नहीं खुश है। दूसरा जो हम पर इतना टैक्स लागू कर दिया इन्होंने, गरीब आदमी को पकड़ा, अमीर को क्या पकड़ा इन्होंने? अब जो बिजली चोरी इतनी हो रही है आरेवाला में, वो आप लोगों को पता है? उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होता है? दूसरा ये देखें, सुई गैस की इतनी चोरी हो रही है, इस पर क्यों नहीं अमल दरामद कराते ये आप लोग? सही। ये जो बैठे हैं ना हुक्मरान, इन्हों को 60% तो पंजाब में उन्होंने बेनिफिट देके आगे किया, उन्हों को इन्होंने रगड़ दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन। आपका टैक्स से तो हर कोई नाला नजर आ रहा है। रही बात IMF के कर्ज क्यों लिया, तो जरूरत पड़ी मैशत का हाल देखकर, तो फिर शायद IMF के पास जाना पड़ा हमारे हुक्मरान को। वो ये है ना कि जिस तरह हम बात करते हैं अवाम कुर्बानी, अवामी कुर्बानी देते हैं, तो खवास कब कुर्बानी देंगे? खवास तो कुर्बानी नहीं दे रहे, उन्होंने तो अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ। यही फीलिंग है जो आ रही है। और मेरे ख्याल में इसी फीलिंग को जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है इस तरह से जी 5 साल बाद फिर मैंडेट मिला और जमहूरी ट्रांजिशन पहली दफा हुई। तो अगर हम इसको मीनिंगफुल रखना चाहते हैं, अगर हम कोई एतबार कायम करना चाहते हैं इस सारी ट्रांजिशन का या डेमोक्रेसी का जो हम जितना करते हैं, तो उस डेमोक्रेसी में अगर जो जमहूरियत में अगर जमहूर जो है उसको हमने रिलीफ ना दिया और वो खवास के लिए हुई, तो फिर लोग कहेंगे क्या फर्क इनमें या उनमें। इसमें सब आगे बढ़ते हैं। बड़ी अहम खबर आज आपने हमसे शेयर करनी है। कराची में आखिर वेपन्स आते कहाँ से हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी नहीं रुकती वहाँ पर? शाजिया, कराची की बड़ी सूरत हाल अलार्मिंग हो गई। और कराची में एक अंदाजे के मुताबिक एक टॉप पुलिस ऑफिशियल का मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, 2 मिलियन वो बता रहे हैं, यानी 20 लाख के करीब वहाँ पे हथियार मौजूद है। आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी 10 लाख है, तो यानी तकरीबन लगभग, तो 20 लाख वहाँ पे। तो ये हथियार कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और इस्तेमाल कहाँ होते हैं? अब पूरा एक वहाँ पे ये इंडस्ट्री बन चुकी है। एक तो बात ये कि आपका 1600 मील का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ये अनमैन्ड है, इसे मैन किया ही नहीं जा सकता। सही। दूसरी बात ये कि इसमें जो फैक्टर्स मैंने देखे रिपोर्ट में कि रूस जब गया था तो बहुत सारा वेपन और असला छोड़ के गया था। वो वेपन जो हैं आपको याद है एकदम से क्लाशनिकोव कल्चर आ गया और वो अब क्लाशनिकोव इंतहाई सस्ती हो गई और वो आ गया। इसके अलावा दरे में जो है वो वेपन्स बनते हैं। दूसरा ये कि ये जो हमारा फाटा का एरिया है, ये फाटा के एरिया एक जाहिर है एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक सेटअप था जो रियासत के बाकी जो मुरवजा उससे थोड़ा मुख्तलिफ। मगर वहाँ होता क्या था, और ये असला अगर आप भी फाटा में जाए ना तो आम आदमी एक मजदूर अगर कोई काम करे तो साथ उसने गन भी लगाई हुई है। अच्छा, वहाँ लाइसेंस ऐसे कैसे मिलते हैं? वहाँ लाइसेंस का इशू नहीं है, लाइसेंस पे भी आते हैं। वो मैं आपको बात बताऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड इसलिए बता दूं कि वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट होते थे ट्राइब्स के माबैन, और वो होता था कब्जा करना है किसी पहाड़ी पर, क्योंकि पहाड़ियों पर दरख्त होते हैं, पहाड़ियों पर जो हैं वो फलों और फ्रूट्स के, तो उनकी आपस में ना एक बैकग्राउंड थी। अच्छा, अब उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया। एक जो बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है, ये जो हमने वॉर ऑन टेरर वहाँ शुरू की है, तो वहाँ से जो लोग इन्फ्लक्स निकले हैं, एग्जॉडस हुआ है, जो हिजरत हुई है, वो यहाँ पे आए हैं, जिसे अब तालिबान के नाम से जानते हैं। वो कराची में बेशुमार वेपन लेके आए और वो वेपन उठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम सी बात है। ये बात है। दूसरी आप बात कर रही थी एक और जो पिछली 2 गवर्नमेंट में या एक गवर्नमेंट जो पिछली गुजरी, लाइसेंस वाली बात पर करते हैं बात, इस पर इसी पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर हैं इस्लामाबाद से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है काजी साहब से भी और आपसे भी। हेलो जी जी बोलिए। जी, ये जो PTI की गवर्नमेंट है KPK में, इनको ये कहें कि जो गाड़ियाँ इस्लामाबाद से चोरी होकर पेशावर जाती हैं और इनके मुख्तलिफ बड़े बड़े इनके गोदाम हैं जहाँ पे वो लोगों को कॉल करके बताते हैं कि हमसे 1.5 लाख पे ले लो, गाड़ी वापस ले लो, कम से कम इसको कंट्रोल करने के लिए आज तक किसी मीडिया पे किसी ने कोई बात नहीं की। इस्लामाबाद, पिंडी, पंजाब पूरे से गाड़ियाँ चोरी होती हैं और सीधी KPK में जाती हैं और वहाँ जाके वो गाड़ियाँ या तो बिक जाती हैं या फिर वो उनके गोदामों में रेस्ट हाउस हो जाती हैं, और उसके बाद वो वहाँ से कॉल करते हैं कि 1.5 लाख पे ले लो, 2 लाख पे ले लो, आगे गाड़ी ले जाओ अपनी।
इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा आज तक, ना मीडिया ने कोई बात उठाई, ना केप की गवर्नमेंट ने कोई बात उठाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यकीनन केपीके में हुकूमत भी रहे होंगे, अगर हमारी बात तो हम इस पे किस दिन एक चंक भी रख लेंगे, लेकिन ये सब मसले जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जुर्म के हवाले से। मगर मैं शाजिया वापस आता हूँ, लाइसेंस का आपने बड़ा इंटरेस्ट है। 4,500 का लाइसेंस की फी है और 2500 वो है आपका प्रोविंशियल लाइसेंस, और अगर आप 2500 रुपये और दे दें तो ऑल पाकिस्तान कंसील कैरी आप कर सकते हैं, छुपा के आप उसको घूम सकते हैं। मगर मैंने एक और जो चीज़ पढ़ी वो बड़ी दिलचस्प थी कि ये बाज़ औक़ात लाइसेंस आपको असला डीलर भी ले देता है। अच्छा, आप असला लेने गए हैं तो वो अरेंज करेगा, उसमें वो पैसे ज़्यादा ऊपर नीचे करके। अच्छा, अब कराची के मामले में आए तो ये बात तो पिछले उनके जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने भी ये कही थी कि लाखों की तादाद में वेपन्स उन्होंने दिए हैं, कराची में लाइसेंस दे दिए। दूसरा उसमें तकलीफ दे अमर यह है कि एक लाइसेंस के अगेंस्ट 5-5, 10-10 वेपन्स लोगों ने रख लिए हैं। अच्छा, और तीसरा ये कि जितनी इंडस्ट्री बत्ते की और वहां चल रही है इसी के जोर पे चल रही है। अच्छा, अब ये कि अब एक और मैंने कल देखी बड़ी खौफनाक खबर कि अब जो अगवा बराए तवान में T20 मैच भी आ गया है। अब आपको उठा के बंदे को ले जाना जरूरी नहीं है, आए बैठे और पूछा तुम्हारे पास क्या है, इतना है, चलो रोका, हाँ घर नहीं, घर फोन करो, हाँ। कितने पैसे हैं घर में, वो लो और निकल जाओ। हाँ। ये एक नई डायमेंशन वहां आ रही है और बिल्कुल वो ना अनपुलिस्ड सिटी बनता चला जा रहा है। देखिए, हम जब चाइना से बात करें, उधर बात करें, कराची हब है, हमारी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। 70-80% हमारी मैशत वहां पे, 70% कम से कम या 65-70 के दरमियान वहां पे मुर्तकिज है। तो अगर हम बुलेट ट्रेन वहां चलाते रहेंगे तो इनको कौन रोकेगा? ये तो नहीं रोक सके, जितनी भी पिछली गवर्नमेंट तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। और अब अगर हम समझते हैं कि कायम अली शाह साहब रोक लेंगे। अच्छा, अब दूसरी उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि बेशुमार रूट्स हैं ये असला जो यहाँ पे आता है, कि इसकी बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, अब इनको कोई नहीं रोकता। इवन जो चेक पॉइंट्स हैं, और उन पुलिस ऑफिसर का तो ये कहना था जी लो लेवल के स्टाफ जो हैं उनकी मिली भगत से ये सारा असला कराची में जा रहा है। तो कराची को हम क्या बैरूत बना चुके हैं। ये फिर ठीक, अब इस पे भी हमें एक नशिस्त रख लेनी चाहिए कि अब इसको ठीक कौन करेगा और कैसे करेगा। फिर तो अवाम ही करेंगे, फिर तो कोई अल तहरीर स्क्वायर उसे साफ करेगा ना। जब तारीख और पानी रुक जाता है, जब भी पानी रुकता है शाजिया, तो उसके सतह आप पे वो सारी आलाइशें आ जाती है। जो पार्टीज वहां पे इक्तदार में हैं उनके आपस के भी तो झगड़े हैं ना वहां पर। आपस के झगड़े के अलावा जो है अब हवा अब फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। जिस तरह से हम MQM को देखते हैं कि वो डिफेंसिव पे जाती नजर आती है, या PTI ने वहां पे गेन किए हैं, या वो केसेस का इशू भी आ रहा है। तो फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा है, मगर कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या बनेगा ये। एक कॉलर है गुजरांवाला से, आदिल। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि हमारी जो कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कासिम, अगले हफ्ते किन किन केसेस का पहाड़ गिरने वाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? अगला हफ्ता बड़ा बिजी है और ये देख लें, मुश्किल पता नहीं, देखें वो अपना डिफेंड करें। केस कोर्ट में है, सब जुडिस मैटर है, अभी तो इंसाफ होना है कब। तो एक तो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें 5.34 बिलियन का जो इशू है या इससे जायद का। फिर नेशनल NICL का जो स्कैंडल था तकरीबन उसको वो भी, उसका भी केस लगा हुआ है। उसके बाद 82 बिलियन का जो था ओगरा चेयरमैन का 82-84 बिलियन जो नैब ने इल्ज़ाम लगाया था, वो भी केस है लगा हुआ है। उसके बाद इलीगल ग्रांट्स ऑफ LPG कोटा है, LPG कोटे पे ये जो क्लासरा साहब ने स्टोरी दी थी कि आपस में ये लड़ाई होगी वहाँ पे नैब में, वो आ रहा है। वो जो है दूसरा EOBI का केस जो 40 अरब रुपए का वो कह रहे हैं, उसका इशू है। ओगरा हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये सारे केसेस लगे हुए हैं और पीपल्स पार्टी को जो है ये अब फेस करने पड़ेंगे इसमें। अगर तो जाहिर है उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये सिर्फ वो तो खैर कहते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारी होती है, मगर क्या वाकई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? तो अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि ये कहानी जो है किस तरफ जाती है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो नजर आगे बढ़ूँ, कुछ बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं। एक तो ये जो स्नोडेन की स्टोरी है, जो कि ये स्नोडेन, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं कि ये वही शख्स है जिसने बताया था कि किस तरह अमेरिका बहादुर की जो एक सिक्योरिटी एजेंसी NSA पूरे दुनिया के लोग, अच्छा वो हमारी जासूसी तो करते ही रहे, हमें तो वो पता नहीं दुश्मन या दोस्त समझते हैं, उनको तो दोस्त ही कहते हैं जो यूरोप वाले हैं। तो यूरोप वालों को बड़ी तकलीफ है कि जी ये NATO के ऑफिस में से बैठ के, बेल्जियम में ही बैठ के ये हमारी जासूसी करते रहे। इस हवाले से ऑफिशियली उन्होंने एक कंप्लेन भी लॉन्च की, मगर ये बंदा जो था ये भाग के पहले उधर चला गया हांगकांग से। इस दौरान एक वाकया हुआ था, आपको याद होगा
कि रूस से वापस जा रहे थे एवो मोरालेस, जो कि सदर हैं बोलीविया के, और वो कुछ ज़्यादा पसंदीदा नहीं समझे जाते क्योंकि वो डिक्टाट्स पे सर नहीं झुका लेते, और चूँकि तो जब उनका जहाज़ भाग गया तो शक ये था कि इसमें स्नोडन बैठे हुए हैं और उसको वो लेके जा रहे हैं, तो उनको रोका गया, फिर उन्हें वियना में उतारा गया, आधे दिन तक उनका जहाज़ रोका गया और तलाशी ली गई, और उसके बाद जाहिर है ये एक इंसल्ट थी, एक हेड ऑफ द स्टेट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है भाई, तो इतना आप, मगर इनको ज्यादा आदत पड़ी हुई है मार्शल लॉ डिक्टेटरों का एहतराम करने की, जिनको ये इम्पोज कराते हैं, और जमहूरियत से इनकी मोहब्बत का आलम ये है कि एक जमहूरी सरबराह जो इलेक्शन जीत के आया और शफाफ जीत, खैर वहां जाने के बाद वहां पे लैटिन अमेरिका के मुल्कों की आपस में कॉन्फ्रेंस पे उनकी एक बॉडी है, उसमें मिले निकारागुआ के डैनियल ऑर्टेगा मिले, मदुरो, निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला का है वो इकट्ठे हुए, और सारे आए लोग, सिर्फ उसमें ब्राज़ील की जो सदर है उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था, तो वहाँ आके उन्होंने स्नोडन को वापस एक स्लैब किया इनको कि उन्होंने उसको सियासी पनाह दे दी, उसको 3 मुल्कों ने सियासी पनाह की ऑफर कर दी, बोलीविया ने भी, वेनेजुएला ने भी, और निकारागुआ के जो डैनियल ऑर्टेगा, ये बड़े मशहूर आदमी है, ये पहले भी हुक्मरान रह चुके हैं और गोरीला वार करते रहे हैं अमेरिका के साथ एक ज़माने में, तो अब ये है कि उसको वहाँ ले जाने का इशू है कि उसको कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि रस्ते में जो है वो पड़ता है, क्यूबा ने भी उसकी सपोर्ट कर दी है, तो ये मैं कह रहा था कि सब इलाके ऐसे नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे आते हैं हम प्रो वेस्ट दोस्त हमारे, वो कहते हैं जी गैरत ब्रिगेड, तो मैं कह रहा हूँ कुछ इलाके अभी गैरत से तही नहीं है, जहाँ के हुक्मरानों ने कहा कि नहीं भाई उसका क्या कसूर है, उसने आपको सिर्फ बताया कि आप लोगों को स्पाइंग करते हैं, आप लोगों की जासूसी करते हैं, उनकी पर्सनल और निजी जिंदगियों तक जो है वो उनके रिकॉर्ड, उनकी ईमेल्स, तो ये एक इशू बना हुआ है और ये अगले आने वाले दिनों में शादियां चलता रहेगा, और ये देखना ये है कि अब वो मैसूर हैं कहाँ पे, मास्को भी पता है कि उसकी जान को भी खतरा है, मगर उसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कि उसको एक एक्स स्पाई है, एक जासूसा जिसे कह सकते हैं आप, जिसको एक्स्ट्राडाइट किया रूस की, तो उन्होंने उसको शादी की पेशकश कर दी। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप, और वो जो उनका एक पावरफुल पार्लियामेंटेरियन है, उनकी खारजा जो बॉडी है उसका वो हेड भी है रूस में, तो उसने कहा ये एक तरीका हो सकता है, तो रूस भी थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है अमेरिका की, उसको नहीं दे रहा बार बार, और साथ ही उन्होंने वेनेजुएला को रिक्वेस्ट कर दी है, जो टर्न डाउन कर दी है, मुस्तरद कर दी है कि जी अगर ये आता है आपकी तरफ तो आप हमें ये वापस कर दें, क्योंकि ये मुल्ज़म है और एक्यूज्ड है, जिस पे निकोलस मदुरो जो सदर है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसने कहा कि नहीं जी ये मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई जुर्म किया है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, हम उसे यहाँ पे आके बना देंगे, तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो अगले दिनों में और भी अनफोल्ड। अच्छा जरा मिस्र का बताएं, आप बता रहे थे कि अब्दुल फतेह जो आर्मी चीफ अल-सीसी, उनकी लड़ाई क्या थी मुर्सी के साथ? ये बड़ा दिलचस्प है और ये भी इंटरनेशनल प्रेस में आया है शादिया के, लोगों के इश्यूज तो अपनी जगह, लेकिन इनके अंदर की भी कोई लड़ाई? देखिए अंदर की लड़ाई थी ना, तो इस पे अवाम पे लीन करके तो फौज, पहली बात तो ये समझ लें कि फौज वहाँ बड़ा पावरफुल माफिया है उस मुल्क में, कम से कम 60-70 साल से वो वहाँ हुकूमत करते रहे हैं और 40% मैशत पे उनका कब्जा है, ठीक है। अब जब मुर्सी अंदर आए हैं तो जाहिर है उनको लेके आए, डीलें हुई, मुर्सी ने आते ही बहुत ज़्यादा जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने भी रियासत के हिस्से थे, वहाँ अपने लोग लगाने शुरू कर दिए। अब जो हुक्मरानी जो है ना, जब से हमने नजरिए को खुदा हाफिज कहा है, तो हुक्मरानी रकम कमाने का जरिया बन गया है, तिजारत बन गई है, तो अब फौज को ये खतरा था कि ये जो हमारे स्टेक्स हैं मईशत में, इसमें अब अखवानुल मुस्लिमून ये अपने अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, तो इससे नाराजगी थी उनकी, क्योंकि वो उसको बना रहे थे अपना एक, तो हालांकि अल-सीसी को मुर्सी लेके आए थे, अल-सीसी को मुर्सी इसलिए लेके आए थे कि इनकी बेगम पर्दा करती हैं, और उन्हें उनका ख्याल था कि ये मजहब से ज्यादा करीब घराना है इनका, और वो यंग उनको लेके आए थे। लेकिन उन्हें भाई जब आप चीफ बनते हैं किसी इदारे के, तो फिर आप पर्सन नहीं रहते, आपके नीचे एक बड़ा खेल होता है, और आपके नीचे कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें बड़ी और भी लॉबीज कामकारी होती है। तो उन्होंने जाके उनसे मुलाकात की और कहा कि आप स्टेप डाउन कर दें। 2 दिन पहले रेवोल्यूशन से उन्होंने कहा कि आप उतर जाएं। ये खेल जो है वो कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले चल रहा था, इस पर उन्होंने इनकार किया, जी मैं तो नहीं जाऊँगा। तो उनका जी फिर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, अब अमेरिका की सपोर्ट उन्होंने कैसे ली? अमेरिका ने जब देखा कि ये तकरीबन कंजर्वेटिव, जो अमेरिका के जो अपने मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख लोग सड़कों पर है। अब देखें उसकी 8.8 कितनी 80-90 8-9 करोड़ की आबादी में से इतने लोग, आधी कौम बाहर आ गई है। तो ये उनको जाहिर है उन्होंने अपनी पोजीशन तेजी से बदली। पहले वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे मुर्सी जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दें, फिर उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की उसके आने की, मुर्सी के जाने की कोई मुखालफत नहीं की। तो बेसिकली जो लड़ाई मुर्सी साहब की थी, अब देखें ना मुर्सी साहब पावर में आए हैं, इख्वानुल मुस्लिमून जो मजहब के नाम पे करते हैं, तो क्या मजहब हमारा ये नहीं कहता कि भाई समाजी इंसाफ दें, रोटी दें, या जो है वो आप फ्रीडम और आज़ादी दें। तो अगर आप जाके वहां पे बिजनेस इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू कर दी आपने
कि जी वो लोगों का टाइकून पैसा बाहर वो टाइकून ले नहीं जाना खाएंगे, शुरू ये कर दिया। टाइकून अब आ गए हैं। अब जो कैप्टिव मार्केट है और जो माल तो वो ये है, तो ये रियासत की ऊपर लड़ाई थी, मगर नीचे से जो अरोड हो गया। मगर अब बड़ी बात मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग घरों को वापस नहीं जा रहे, वो फिर आज अल तहरीर स्क्वायर में आ गए। बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं, उधर उनके हक फौज में को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुर्सी के जाने को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुर्सी के जो हामी है, जो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में ये लोग बाहर आए हैं, तो वो भी वहां पे मौजूद है। एक तो सिविल वार का वहां पे खतरा है, और दूसरी बात ये है कि मूवमेंट अब आगे का रास्ता चले ढूंढेगी। अब मुर्सी तो चला गया, अब आ गए हैं। अब नई उम्मीद क्या है लोगों के लिए वहां पे? नई इन्हें भी उम्मीद तो मुर्सी ये है को कि भी लोग अगर ही वोट के जरिए लेके आए थे, मुर्सी वोट के जरिए लेके आए थे ना। हाँ। तो अब लोगों के लिए नई उम्मीद कौन सी है? देखिए, वो ये कहते हैं कि हमें पहले भी रोटी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि अब अदली मंसूर आ गए हैं। अब उनके साथ पहले अलबुरादी का नाम आ रहा था, अब पता चला अलबुरादी पे लड़ाई है, उसको वजीर आजम नहीं लाया जा रहा, कोई और साहब है उनको लेके आ रहे हैं। जो भी वहां पे आता है वो कहते हैं जी हमें समाजी इंसाफ चाहिए, हमें रोटी चाहिए। अब मुर्सी तो चला गया, समाजी इंसाफ कहाँ है? पहले जो है वो चला गया था कि हुस्नी मुबारक, तो फिर रोटी किधर गई? रोटी नहीं आई। तो इसका मतलब है उन्हें पता लग रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता कि रोटी के होने ना होने का इतना ताल्लुक हुस्नी मुबारक के रहने या ना रहने से नहीं था, और ना ही मुर्सी के रहने ना रहने से था। वो अब निज़ाम की तरफ देखेंगे। जो खतरा था उनको, जिसकी वजह से इस कू को ऑन किया वेस्ट ने कि जनाब ये तो कहीं सारा स्मैश ही ना कर दें। और फिर ये CNN खुद रिपोर्ट कर रहा था कि जो वाकयात मिस्र में हो रहे हैं वो स्क्रिप्ट लिखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट का। तो मिडिल ईस्ट में जो कहते हैं ना कि इट्स गिविंग अ स्लीपलेस नाइट्स टू द मिडिल ईस्टर्न मोनार्क्स, तो ये उनके लिए बड़ा तकलीफदेह है कि ये, क्योंकि पिछली दफा जब मूवमेंट फूटी थी ट्यूनिस के बाद मिस्र और मिस्र के बाद बहरीन और सऊदी अरब में अनरेस्ट हुआ था। सऊदी अरब को $40 अरब का एक पैकेज जो है वो अनाउंस करना पड़ा कि हम इनको देंगे, नौकरियां देंगे, ये देंगे, और जिसकी वजह से वो 30,000 आदमी शायद हमारा निकालने की बात भी कर रहे हैं और जहां अपने लोगों को वो नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो ये इतना सिंपल नहीं था। ये सिर्फ कोई कुफर और इस्लाम की जंग या सेकुलरिज्म या रिलीजियस पार्टी की जंग नहीं थी। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि चूंकि ये पार्टी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इख्वानुल मुस्लिमून, इसके मुकाबले में इनके पास वोटों की तादाद इतनी इनके हामियों की तादाद नहीं है जितनी मुखालिफ, मगर मुखालिफ में मुख्तलिफ, वहाँ कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। लिहाजा ये बड़े ऑर्गेनाइज तरह से बाहर आ रहे हैं और मूवमेंट आगे की तरफ। तो अभी इलेक्शंस वहां पर कुछ महीनों के बाद होंगे, जाहिर है। अभी तो इन प्लेस ही नहीं, अभी तो इन प्लेस नहीं हुई उनकी गवर्नमेंट। जो आ गए हैं, अदली मंसूर साहब आ गए हैं, अभी आज कल में प्राइम मिनिस्टर का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों की तशफ़ी करके, मैंने जो आपको कहा था कि सबसे डेंजरस बात जो मिस्र की रूलिंग क्लास के लिए ये हुई है कि मिस्र के अवाम ने सीख लिया है कि 3-4 मिलियन 5-10 मिलियन जब हम जो है वो जब अल तहरीर स्क्वायर में आ जाते हैं, तो सदर मिस्र जो है उनकी रिहाइशगाह सदारती पैलेस की बजाय जेल हो जाती है। तो ये बड़ा डेंजरस एक लेसन उन्होंने सीखा है। और मूवमेंट में ऐसे ही होता है, मूवमेंट वन एक्ट प्ले नहीं होता। ये मूवमेंट में आप आते हैं जाते हैं, जैसे आपको याद होगा, मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि जी हमने कहा था कि ये आए तो हैं 50 साल बाद बाहर, अब दोबारा जब आएंगे तो 50 महीने भी नहीं लगे। 50 बिल्कुल बिल्कुल 2011 में था, जिक्र किया था। जी हाँ, 2013 में। लग रहा है कि उस वक्त के खात्मे की तरफ। जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काई साहब, नाज़रीन आप हमें प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर, और कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।